हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो एडवर्ब के लिए लास्ट पार्ट होगा ये, ठीक है। एडवर्ब के लिए लास्ट पार्ट होगा और पार्ट नंबर 8 है ये, ठीक है। 8th पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा। जैसे ही ये पार्ट आप देख चुके होंगे तो उसके बाद आपको ये वीडियो वन चैप्टर प्लेलिस्ट में भी आपको दिख जाएगी। सारे के सारे पार्ट्स को कंबाइन करके वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ओके है, चलिए देखिए सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कुछ प्रेपोजिशंस को लेके और एडवर्ब्स को लेके, उनको देखते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हैं, उनको देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, नोट, नेवर या ऑलवेज, इन तीनों में से एक देखने को मिलेगा। फिर टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। ये नहीं होता कि टू आ जाएगा उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर ये देखने को मिलेंगे हमें नेवर, नोट या ऑलवेज और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब टू प्लस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक जगह रहेगा, इनके बीच में ये वर्ड्स नहीं आ सकते। फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये। जैसे कि ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो आउट इन द सन, ये होगा। ये नहीं होगा ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो आउट इन द सन, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ रहेगी, बीच में नोट नहीं आ सकता या बीच में नेवर नहीं आ सकता या बीच में ऑलवेज नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर सेकंड, वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्रेपोजिशन को एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बात करें ही वांटेड टू लिव इन पीसफुली, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन को एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले यूज़ नहीं कर सकते। आप ये क्वेश्चन है ना कॉमन एरर में भी देखोगे। कॉमन एरर का जो क्वेश्चन आता है ना हमारे सामने, उसमें भी आप ये देखोगे, ये जो है ना ये गलत है, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं कर सकते इनका, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब भैया ये भी पहचानना आना ज़रूरी है कि पीसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे है या क्यों है ना, ये भी चीज़ आनी ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छे तरीके से नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम इस तरीके की गहराई की चीज़ों को निकाल सकेंगे। नहीं तो हमें याद ही नहीं रहेगा, ध्यान ही नहीं रहेगा। मतलब क्या है कि प्रेपोजिशन को हम एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले यूज़ ही नहीं करते हैं, वहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं। रूल नंबर 3, इन और इन द को हम नेक्स्ट या लास्ट में से एक हो, वीक, मंथ या ईयर में से एक हो तो उसके पहले यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आदिति केम हेयर इन लास्ट मंथ। अब यहाँ पे जो है हमारी दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमारी दिक्कत ये है कि हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आदिति केम हेयर लास्ट मंथ करेंगे, ना तो हम इन लिखेंगे इन इस मंथ में, इस फला मंथ में, ना हम ये लिखेंगे इन द लास्ट मंथ या फलाना मंथ, है ना। ये वाली चीज़ ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इन द या इन बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। किसके पहले? मंथ के पहले या फिर वीक के पहले या फिर ईयर के पहले, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इन तीनों में से कोई एक होगा। उसके बाद नोट आ जाता है। लेकिन क्या होता है, सिंस, फ्रॉम, बिफोर, बाय या फिर आफ्टर प्रेपोजिशंस को हम नेक्स्ट या लास्ट में से एक आ जाए और इन तीनों में से एक आ जाए, उसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे इन द की बात है तो यूज़ नहीं कर सकते इन द, लेकिन अगर बात आती है सिंस, फ्रॉम, बिफोर, बाय या कोई भी प्रपोजिशन आ जाती है, आफ्टर आ जाती है, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं, इन प्रपोजिशंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है अवधेश हैज़ बीन इल सिंस लास्ट ईयर। अब यहाँ पे सिंस लास्ट ईयर होगा, ये सिंस यहाँ पे सही है, ये गलत नहीं होगा। अगर हमने इस सिंस को हटा दिया, जैसे कि नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें हटा दिया है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि ऑन प्रेपोजिशन को हम लास्ट या नेक्स्ट, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे यानी कि डेज ऑफ द वीक के पहले यूज़ नहीं करते हैं।
यानी कि डेज ऑफ द वीक के पहले नेक्स्ट या लास्ट अगर दे रखा है तो हम लोग ऑन प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करते हैं। ये प्रेपोजिशन में भी आ जाता है रूल, और ये यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। खासकर तो ये प्रेपोजिशन में ही आता है ये रूल, ठीक है। तो जैसे कि राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन लास्ट मंडे, अब यहाँ पे ये ऑन नहीं होगा, सीधा लास्ट मंडे होगा। ये वाला सेंटेंस सही होगा, ये वाला सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले हम ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी नेक्स्ट या लास्ट में से कोई एक दे रखा हो, उसके बाद डेज ऑफ द वीक दे रखा हो कोई भी एक उनमें से, तो हम लोग ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन डेज ऑफ द वीक के पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि ही केम हेयर ऑन ट्यूसडे, मतलब वो यहाँ पे आया, कब आया था? ट्यूसडे को आया था, है ना। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे करते हैं, बट करते ज़रूर हैं, ठीक है। दूसरा आता है ऑन प्रेपोजिशन को हम डेज ऑफ द वीक उसके बाद नेक्स्ट या लास्ट के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि राकेश लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन मंडे लास्ट, अब यहाँ पे मंडे के पीछे लास्ट या नेक्स्ट दे रखा है, यानी कि डेज ऑफ द वीक के पीछे लास्ट या नेक्स्ट दे रखा है, तो 100% हमें उसके पहले ऑन जो है प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है रूल नंबर 5 है, वो कहता है इन प्रेपोजिशन को हम ऑल या दिस में से एक आ जाए, डे, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, यानी कि डे ऑफ, टाइम ऑफ डे और नाइट, ये कह सकते हो आप लोग। और फिर आपके ये वीक, मंथ, ईयर, ये सब आ जाएं, इनमें से कोई भी एक आ जाए, और ऑल या फिर दिस में से कोई एक आ जाए, तो हम उनके इस स्ट्रक्चर के पहले इन प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर सिंस, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर या फिर बाय प्रपोजिशन आ जाती है, तो हम दिस प्लस के मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम अपने प्रपोजिशन जो है इन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्रपोजिशन इन का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इन प्रपोजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। किसके साथ? दिस प्लस के मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ, ठीक है। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे सिंस दिस मॉर्निंग होगा, ठीक है। सिंस को काट नहीं सकते हम लोग, लेकिन इन नहीं लगा सकते, ठीक है, ये वाली बात है। नेक्स्ट जो आता है ऑन प्रेपोजिशन को हम एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, इनके पहले हम ऑन को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आर यू कमिंग हेयर टुडे, अब यहाँ पे ऑन टुडे नहीं लिख सकते हम लोग, हेयर टुडे जो है यहाँ पे सीधा लिखना होगा, ओके। तो यहाँ पे डे एडवर्ब ऑफ टाइम जो हो गया हमारा वो, और फिर उसके पहले जो है हमारा क्या है, हेयर है ना। तो सीधा हम ऑन यूज़ इसके बीच में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 7th जो पॉइंट है, रूल है, प्रपोजिशन को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे कि हेयर या फिर देयर के पहले यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि सी अराइव्ड हेयर एट 10 o'clock, ये वाला सेंटेंस सही है। अब अगर यहाँ पे एट लगा दिया इससे पहले, एट हेयर, क्योंकि किसी भी प्लेस को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन एट का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए इसने एट लगा रखा है यहाँ पे। बट ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नोट दे रखा है फ्रॉम हेयर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर, इनका जो है यूज़ होता है, इन वर्ड्स का यूज़ जो है सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। नेक्स्ट जो है रूल नंबर जो है 8 आ जाता है, डबल नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस को हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डबल नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस के यूज़ करने से सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है। मतलब जो नेगेटिव आइडिया है वो जो है एक्सप्रेस करने के लिए एक ही नेगेटिव वर्ड का या फिर नेगेटिव फ्रेज़ का यूज़ किया जा सकता है। अगर डबल का करेंगे तो वो होता है ना फिटूस एक वर्ड है ना, फिटूस हो जाता है, फिर वो नेगेटिव मीनिंग प्लस नेगेटिव मीनिंग इक्वल्स टू पॉजिटिव मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स की बात करोगे तो नथिंग, हार्डली, नोबडी, नो वन, अनटिल, लीस्ट, अनलेस, नन, फॉरबिड, प्रेवेंटेड, प्रोहिबिटेड, ये जो है सारे के सारे हम किस में लिखते हैं, नेगेटिव वर्ड्स के रूप में इनको हम जानते हैं। जैसे कि
आई कैन नॉट डू नो वर्क, अब यहाँ पे भी नोट आ गया, यहाँ पे नो आ गया, तो इसमें डबल जो है नेगेटिव वर्ड्स हो गए, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो एक जो एक्सेसिव यूज़ है नेगेटिव वर्ड का उसको हमें हटाना होगा ताकि इसका जो मीनिंगफुल ये सेंटेंस बन सके। मीनिंगफुल तो अब भी है बट नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंस इसकी निकाल के लेके आनी है, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे आई कैन नॉट डू एनी वर्क, नो वर्क नहीं कहेंगे, एनी वर्क जो है यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। ओके ठीक है जी। उसके बाद जो है अपना ये कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट पोर्शन आता है अपने चैप्टर का, इन्वर्जन। ये बड़ा ख़तरनाक रूल है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, समझने की चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। एडवर्ब जो है कंप्लीट हो गया है चैप्टर की बात करें तो, लेकिन ये इन्वर्जन है ना, बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। इस केस में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं, इस चीज़ को हम इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन किस चीज़ को बोलते हैं, वर्ब को हम जब सब्जेक्ट के पहले यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को हम इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, है ना। वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज़ रैन आउट ऑफ देयर क्लासेस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द बेल है, ओके है, सब्जेक्ट द बेल है। अब यहाँ पे डिड जो है इससे पहले लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब जो है आपकी सब्जेक्ट से क्या आ रही है, पहले आ रही है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन जो है बोलते हैं। यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इन्वर्जन के दो टाइप होते हैं, एक तो पार्शियल इन्वर्जन होता है, एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है। पार्शियल मतलब पार्ट, हिस्सा, छोटा सा एक पार्ट जो है, भाग, है ना। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, जब ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले या फिर मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है तो पार्शियल इन्वर्जन कहलाता है। जैसे कि वो नो सूनर डिड वाला सेंटेंस हमने, नो सूनर देन वाला सेंटेंस हमने देखा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब का प्रयोग हम किससे पहले कर रहे हैं, हम जो है किससे पहले कर रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले कर रहे हैं, ओके। अब कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है जब मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद मेन वर्ब आती है, ठीक है ना, उसके बाद जो है सब्जेक्ट उसके पहले यूज़ होगा, तो उसको हम कंप्लीट इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे कि यूपी वेंट वीना, यूपी वेंट वीना। अब देखो वीना जो है सब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, उसके बाद उसके पहले मेन वर्ब आ रही है ना, तो ये वाली चीज़ जो है हमारी क्या कहलाती है, कंप्लीट इन्वर्जन कहलाती है, ओके। उसके बाद जो है देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे देखो एक कंप्लीट इन्वर्जन का एक और जो है अपने पास एग्जाम्पल है, जस्ट आउटसाइड द स्कूल कैंपस वॉज वेटिंग माई फ्रेंड। अब देखो ये सेंटेंस अगर ग्रामेटिकली देखने जाओगे तो आप कॉमन एरर में देख लोगे तो क्या निकाल दोगे, आप इसको गलत निकाल दोगे, बट एक्चुअल में ये गलत नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, इन्वर्जन का यूज़ हुआ है। माई फ्रेंड जो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद वॉज वेटिंग, ये जो है दे रखी है, वॉज जो है अपनी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वेटिंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब तो आपको पता ही है, या हेल्पिंग वर्ब तो जो है पहले ही आती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो ये इन दोनों जो ये दोनों की दोनों हमारी सब्जेक्ट से पहले हैं, तो ये कंप्लीट इन्वर्जन यहाँ पे हो गया। उसके बाद करेक्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं इन्वर्जन का, क्योंकि हम लोग गलती भी तो कर सकते हैं इन्वर्जन को यूज़ करने में, ठीक है। तो सबसे पहले नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज़ होता है, और नो सूनर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ना लगभग आपको डिड ही देखने को मिलेगा नो सूनर के जस्ट बाद, ठीक है। इस चीज़ को भी माइंड में रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नो सूनर डिड आई हैव द हाउस देन इट बिगैन टू रेन। अब यहाँ पे देखो नो सूनर देन वाले सेंटेंस हैं, उसके बाद आपको डिड देखने को मिला जिसमें आपका सब्जेक्ट आई है ना,
फिर उसके बाद आप बाकी की सारी चीज़ें छांट सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, रूल नंबर 2 क्या है, यानी कि नो सूनर वाले सेंटेंसेस में आपको इन्वर्जन का यूज़ देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम और नेवर। इन वर्ड से सेंटेंसेस जब स्टार्ट होते हैं तो सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज़ होता ही होता है। जैसे कि हार्डली डज ही कम हेयर, अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, डज जो है उससे पहले आ रहा है ना, ना ही ये नेगेटिव वर्ड है और ये स्टार्ट में आते हैं सेंटेंस के, तभी इन्वर्जन का यूज़ होता है। उसके बाद तीसरा है ओनली, उसके बाद एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ जाए और इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपका इन्वर्जन का यूज़ होगा। जैसे कि ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ये जो है क्या आ गया, एडवर्ब फ्रेज आ गया। उसके बाद आपका डिड आ गया, फिर सुमन आपका सब्जेक्ट आया। जैसे इसमें ओनली लास्ट मंथ, ये जो है आपका एडवर्ब फ्रेज आया, उसके बाद आपका डिड आया, उसके बाद आपका सी जो कि सब्जेक्ट है वो आया, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब यूज़ हो रही है या आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रही है तो आपका क्या है, ये पार्शियल इन्वर्जन है। क्योंकि डिड प्लस के देखो, डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो फर्स्ट फॉर्म तो पीछे गई, सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसलिए इसको पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नोट में दे रखा है ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली देन, ओनली आफ्टर अ ईयर, ओनली इन फ्यू कंट्रीज़, ओनली इन दिस वे एक्सेट्रा से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी क्या होता है, इन्वर्जन का यूज़ होता है। यानी कि ओनली जब सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो ध्यान से उस एक्सप्रेशन को देखना है ताकि हम अच्छे तरीके से समझ के चलें कि आपका इन्वर्जन तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, कॉमन एरर में खासकर ऐसा होता है या पूछता है हमसे एग्जामिनर। ठीक है, नो एक्सप्रेशंस जैसे एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन का यूज़ होता है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल ही डू इट, अब यहाँ पे ही आ गया, उससे पहले विल आ गया, फिर उसके बाद डू जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, पार्शियल जो है क्या है, इन्वर्जन है। ठीक है, ओके, है ना, समझ गए ना पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है रूल नंबर 5 है उसको देखते हैं। उसमें क्या है, प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस, इनसे जब स्टार्ट होते हैं प्लेस को एक्सप्रेस करने वाले एडवर्बियल जो फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं उनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन होता है। अब ऐसे एडवर्ब कौन कौन से हैं, ऑन अ हिल, राउंड द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, along the northern frontier, along the southern frontier, 10 miles beyond the school, under the tree, on the bed, nowhere else, है ना। मतलब ये जो है सारे के सारे जो हमें ये अंडर द जो है अंडर सर्कल जब मैं इनको कर रहा हूँ या हाईलाइट जब हमने कर लिया इनको, तो ये सारे के सारे प्लेस को एक्सप्रेस करने वाले एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं जहाँ से हमारा सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन का यूज़ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जो फ्रेजेस होते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है इनसे और कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो वर्ब्स यूज़ होती हैं तो टोटल वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। तो इस केस में डू, डज और डिड का यूज़ जो है नहीं करते हैं। जैसे कि अंडर द टेबल एडवर्बियल फ्रेज आया, प्लेस एडवर्बियल फ्रेज आया, उसके बाद इज़ लेइंग ए कैट, अब यहाँ पे क्या है, ए कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ लेइंग, ये इज़ लेइंग ए कैट आ गया तो इज़ लेइंग ए कैट, इज़ लेइंग आया ए कैट से पहले तो ये कंप्लीट इन्वर्जन है। ठीक है, मेन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी या ऑक्सिलरी वर्ब भी, वो दोनों की दोनों सब्जेक्ट से पहले गई तो कंप्लीट इन्वर्जन है। और इस प्रकार के केसेस में डू, डज और डिड का यूज़ नहीं होता है। रूल नंबर 6 को देखने के लिए चलते हैं। प्रेजेंट और पास्ट के अनफुलफिल्ड विश या डिज़ायर या कंडीशन को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस के कंडीशनल क्लोज में इफ़ यूज़ नहीं किया गया है
तो आपका इन्वर्जन यूज़ किया जाएगा। इफ़ यूज़ होने पर इन्वर्जन यूज़ नहीं होगा। ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि आई वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे वर आई अ बर्ड, इसका मतलब क्या है, इफ़ आई वर अ बर्ड। तो यहाँ पे इफ़ यूज़ नहीं कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन का यूज़ किया गया है। अब अगर इफ़ यूज़ कर दिया तो इफ़ आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पे इन्वर्जन यूज़ नहीं होगा, तो वर जो है आई के बाद में सरक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे कि हेयर, देयर, अवे, आउट, अप, आउटडोर्स, इनडोर्स, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। इसमें केस 1 की बात करें तो सब्जेक्ट अगर नाउन है तो मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा। जैसे कि अवे वेंट आदिति, तो आदिति क्या है, एक नाउन सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, उससे पहले हो गया, है ना। देयर गोज आदित्य, तो आदित्य नाउन सब्जेक्ट है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब जो है उससे पहले चली गई। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो केस है दूसरा, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो मेन वर्ब का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे कि अवे सी वेंट, अब यहाँ पे देखो ये सी है, मतलब यहाँ पे लिखा तो बाद में ही गया है, क्योंकि वो डिसाइड करना पड़ता है ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार कि यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन दे रखा है कि आपका प्रोनाउन दे रखा है। तो प्रोनाउन दे रखा है तो आपका ये वेंट पीछे चला गया। अगर ये प्रॉपर नाउन होता तो वेंट जो है आपका सब्जेक्ट से पहले आता। उसके बाद आपका देखने को मिलता है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के बाद, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब का यूज़ अगर रिपोर्टेड स्पीच के बाद कर रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्जन का प्रयोग होगा। भाई एग्जांपल देखने से समझ में आएगा। लेट मी गो आउट, है ना, सैड आदित्य, तो आप ये क्या करोगे, आप इसको ऐसे आदित्य सैड नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको आदित्य सैड नहीं कर सकते। क्या कहा है इसने, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के बाद हो। मतलब यहाँ पे ये रिपोर्टेड जो है स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये पहले लिख रखा है, ये बाद में लिख रखा है। जनरली ये पहले होता है, ये बाद में होता है। तो इस सेंटेंस को जब हम बाद में लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को जब बाद में लिखते हैं तो इन्वर्जन के रूप में लिखते हैं भैया, सीधा नहीं लिखते हैं। ये कभी भी कॉमन एरर में पूछता नहीं है, बस बता रहा हूँ जनरली कि हो सकता है, कभी आ भी सकता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्जन को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब दोनों ही केस में, ऊपर हमने एक केस देखा था, यहाँ पे सेकंड केस देखा, यहाँ पे भी प्रोनाउन का यूज़ हो रहा था तो इन्वर्जन यूज़ नहीं होता। अगर सब्जेक्ट आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है ना, प्रॉपर नाउन कह लो अगर है तो आपका इन्वर्जन यूज़ होगा। अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो इन्वर्जन यूज़ नहीं होगा। नाइदर, नोर या सो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी रोट अ लेटर, सो डिड आई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सो आ गया तो इसलिए हमारा क्या है, सो से ये सेंटेंस का दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया, जो है इन्वर्जन का यूज़ यहाँ पे देख लिया। लेकिन यहाँ पे सो डिड आई का मतलब क्या है, आई रोट अ लेटर टू, मतलब मैंने भी पत्र लिखा, है ना, ये वाली मतलब होगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग समझ लेना, अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे को ज़रूर से बताना। कुछ 2-3 पॉइंट्स बचते हैं अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होने में, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट्स होने वाले जो है दो वर्ब्स जुड़े हों अगर इससे, तो नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का यूज़ होगा। जैसे कि नॉट ओनली डज, है ना, तो यहाँ पे ही जो है बाद में आया, तो देखो यहाँ पे प्रोनाउन है लेकिन फिर भी इन्वर्जन का यूज़ हो रहा है, लेकिन ये नॉट ओनली बट ऑल्सो की कंडीशन में होता है। ओके, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि इन्वर्जन का यूज़ नहीं होगा, किसके साथ, प्रोनाउन के साथ, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सो प्लस के एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आता है और सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो इन्वर्जन का यूज़ भी होगा। जैसे कि सो वेल डिड सी सिंग दैट एवरीवन बिगैन टू एडमायर हर, है ना,
तो सो आया, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर वेल आया, उसके बाद आपका डिड आगे सरक गया सब्जेक्ट से। ओके, और सब्जेक्ट में क्या दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है। नोट अवई टू टच नहीं है, सॉरी, टू सच अ डिग्री, टू सच अ पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंथ एक्सेट्रा से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में भी इनवर्जन को यूज़ करते हैं। जैसे कि टू सच एन एक्सटेंट हैज़ मिस्टर ठाकुर एनालाइज्ड द प्रॉपर्टी दैट नो प्रॉब्लम इज़ लेफ्ट। ओके, ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब हैज़ जो है मिस्टर ठाकुर जो कि सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उससे पहले सरक गया बिकॉज इसने कहा था कि टू सच एन एक्सटेंट, अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको इन्वर्जन का यूज़ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आपको जो है दोनों ही प्लेलिस्ट्स में देखने को मिलेगा, और इस तरीके से आपको ये वन वीडियो वन चैप्टर, ठीक है, ये प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइजेस को भी करेंगे स्टार्ट, ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स को भी देखेंगे जो भी रहता है। एक्सरसाइजेस काफ़ी लंबी है हमारी बुक की। ओके, धीरे धीरे पीडीएफ्स भी डाल रहे हैं। ओके, रिमूवल ऑफ टू चैप्टर नंबर 13, इसका पीडीएफ डाल दिया गया है टाइप करके। ओके, अब मोबाइल से तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं भाई, है ना। और फिर दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग वीडियोस को है ना शेयर कर दिया करो, जिससे क्या हो जाए, व्यूज़ वगैरह आ जाएं, है ना, और थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा ना, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा बेस्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना, और भी ज़्यादा मन करेगा काम करने का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की बात यहीं तक रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके साथ। देखते रहिए स्किल IQ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।